नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक में वन ऑफ द क्रूशियल टॉपिक में से एक। इस टॉपिक की बात की जाए तो हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है। एक बार हम देख लेते हैं। जैसे 2013 में इसके ऊपर क्वेश्चन है, 14 में आया है, 15 में भी, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ऑन एन एवरेज 10 साल में 10 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। एक बार इन क्वेश्चंस को देखते हैं एंड फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं इसकी थीम, और यहां से एक 15 मार्क का क्वेश्चन बनता है जो आपको मेंस में बहुत हेल्प कर सकता है जीएस पेपर 3 में। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं किन किन तरह के क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे गए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। तो यहां पर डेफिनेटली आपसे डायरेक्टली पूछा गया एग्रीकल्चर और मेडिसिन के बारे में। तो लाइक हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर, ये एक मेजर थीम यहां से आपकी निकल के आती है। एंड यहां पर एक बार आपसे लाइक फर्दर कहा गया कि भाई आप एथिकल कंसर्न्स जो हैं इससे एसोसिएटेड, आप उसके बारे में भी बताइए। तो मतलब 3 डायमेंशंस हैं यहां पे, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और कहीं ना कहीं तीसरी डायमेंशन है एथिक्स। और जनरली आप देखें तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग इन 3 डायमेंशंस के ऊपर फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक दूसरा डायमेंशन भी है यहां पे जहां पर पर्टिकुलरली किसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछ लिया गया, बट यस डेफिनेटली यह आपका एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिस्कस विद एग्जांपल। अब देखिए ये एक ब्रॉड क्वेश्चन हो गया जिसमें कहीं ना कहीं ये दोनों डायमेंशन तो कवर होगी, बट इसके अलावा आपको कुछ और डायमेंशंस भी यहां पर रिक्वायर्ड होंगी बताने के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेम सेल थेरेपी। मतलब यहां पर अगर आपको कार्ड थेरेपी के बारे में पता है या आप जेनेटिकली एडिटेड जो बेबीज, डिजाइनर बेबीज जिन्हें हम कहते हैं, उनके बारे में पता है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट यस यहां पर आपको अगेन हेल्थ केयर के बारे में पूछा है, मतलब 3 में से 2 बार तो आपका हेल्थ केयर डायरेक्टली पूछा गया है। फिर अगले जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, डिस्कस देयर बेनिफिट एंड रिस्क विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मैंने कहा ना कि आपको यहां पर मेजरली जो थीम देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एथिक्स। तो यहां पर आपके अगेन एग्रीकल्चर वाली थीम आपकी रिपीट हो रही है। अब 2017 में यूपीएससी ने पर्टिकुलरली एक टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा टफ था, बट फिर भी देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का, लाइक हमारे को क्या समझने की जरूरत है यहां पे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब cas9 वैसे तो अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा मेडिकल साइंस से रिलेटेड आपकी टेक्नोलॉजी, ज्यादातर हम इसे कहते हैं, बट यस जीन एडिटिंग के लिए लार्जली इसे यूज किया जाता है। अब जीन एडिटिंग के लिए इसका यूज होता है, तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये आपकी एग्रीकल्चर में भी हेल्प कर सकती है, ये हेल्थ केयर में भी हेल्प कर सकती है, एंड कहीं ना कहीं और इसके डायमेंशंस निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए, कोई अगर आप स्पीशीज डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। चलिए मोर और लेस अगेन एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में, एक मतलब आप कह सकते हो फोर्थ डायमेंशन जो मैंने आपको कहा था पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, उसके बारे में यहां पर पूछा गया। फिर 2018 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिस्कस विद रेफरेंस टू ह्यूमन एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। अगेन जैसा कि कहा मेडिकल एंड आपका एग्रीकल्चर। 2019 का क्वेश्चन है, हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। अब देख रहे हैं ना, आपको बीटी कॉटन पता होगा। अब बीटी कॉटन के एग्जांपल के साथ आप जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है उसके एग्जांपल के साथ कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट लार्जली अगेन आपसे पूछा किसके बारे में गया, एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया। 2020 का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम।
अब मैंने यहां पर आपको ऊपर इन्वायरमेंट का नाम लिया था एंड 2020 में इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए ना, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, आपको पता होगा कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अब ऐसे स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए कहीं ना कहीं इसका यूज किया जा सकता है। अब जैसे लाल चंदन है, आपको पता होगा इसका बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, इलीगल ट्रेडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रिजर्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी। तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट फ्रंट पे भी इसका बहुत यूटिलाइजेशन रहेगा। तो दैट्स वाई यहां पर यूपीएससी ने आपसे इस बारे में क्वेश्चन पूछा। 2021 का क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, हाउ इट कैन बेनिफिट मेडिकल साइंस एंड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर और मेडिकल को तो मिक्स कर दिया, बट पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई मेजरली 4 ही थीम हैं, बट घुमा घुमा के उन्हीं थीम्स को यहां पर पूछा गया है। तो अगर आप इन 4 थीम को कवर कर लोगे तो पेपर कहीं ना कहीं आपका आसान हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी ऑन हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर। अब बायोटेक्नोलॉजी का नाम थोड़ा सा इन्होंने ऑल्टर कर दिया है, थोड़ा सा, चलो मान लेते थोड़ा डिफरेंट भी है, बट यस बाय एंड लार्ज यहां पर उसके बारे में पूछा गया एंड बेनिफिट और एथिकल इश्यूज के बारे में पूछा गया। लास्ट में पूछा गया कि डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, हाईलाइट द एडवांसमेंट एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द वैक्सीन डेवलपमेंट। अगेन मेडिकल साइंस। तो यहां अगर हम इस पूरे टॉपिक को देखें तो बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मार्क का पेपर यहां से आता है बायोटेक में से। एंड इसमें 4 मेजर थीम है। एक थीम है आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी थीम यहां पर आपकी आ जाती है रिगार्डिंग लाइक मेडिकल साइंस या हेल्थ केयर, मेडिकल या हेल्थ केयर। तीसरी थीम अगर हम बात करें कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो इस फ्रंट पे वर्क कर रही हो उसके बारे में आ सकता है। जैसे मोस्ट पोटेंशियल एक इस बारी का क्वेश्चन बन सकता है कार्ड थेरेपी के ऊपर, जो कैंसर को ठीक करने के लिए बेसिकली आप देख रहे हैं। ये अभी रिसेंटली इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा हम वाइड स्केल पे हम कोशिश करें कि डेवलप कर सके। तो दैट्स वाई इस बार इसके ऊपर 2 या 3 एडिटोरियल्स थे पूरे साल में। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि कार्ड थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड इसके साथ साथ लाइक यहां पर मैंने आपको कह दिया कि लाइक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। एंड लास्ट में एक डिमेंशन रहता है आपका एथिकल। एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक पॉइंट कह सकते हो, अगर आप देखना चाहें तो एनवायरमेंट कैसे कंजर्व होगा इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इन थीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हुए हम आगे बढ़ लेते हैं, ताकि लाइक हमें यह पता रहे कि भाई अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से एड्रेस करना है। बाय एंड लार्ज यहां पर हमारा मकसद यही है। अगेन मैंने आपको यहां पर अपनी फैक्ट शीट्स प्रोवाइड की हैं, कुछ कोट्स प्रोवाइड किए हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। अगर आप इन्हें यूज करोगे तो आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, बट उसके साथ साथ अगर इन जनरल कोई क्वेश्चन आ जाता है इन टॉपिक पे तो किस तरह से उसे हैंडल करना है, या इन 2 या 3 टॉपिक को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, किस तरह से चीजों को एड्रेस करना है, आपको मैं वो सिखाने वाला हूं आज। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है। देखिए अगर हम बात करें ओवरऑल एग्रीकल्चर में, अभी इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारी कोशिश ये है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करें। मेजर जो हमारा एम है वो ये है कि यील्ड इंक्रीज करनी है। अब देखो इसके पीछे रीजन आपको पता है कि भाई हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उस अकॉर्डिंगली हमारी प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। प्लस एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है क्लाइमेट चेंज की, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही, क्रॉप फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन 2 प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी यहां पर किस तरह से हेल्प कर सकती है उसे समझे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सीड्स की, तो कहीं ना कहीं आपकी सीड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम ये कर सकती है।
अभी तक हम अगर देखें इंडिया में वीट की, राइस की, इनकी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सा फोकस रहा है। बट अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको देखने को मिला बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, उसके बाद बीटी तो नहीं कहूंगा, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो कहीं ना कहीं नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स में भी वैरायटी डेवलप करने का काम अभी बायोटेक्नोलॉजी कर रही है। अब अगर आपने समझना हो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो इसको मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि भाई देखिए, लिविंग बींग्स के जो डीएनए स्ट्रक्चर है, हम उसके साथ ऑल्टरेशन करते हैं। मतलब कुछ विद इन स्पीशीज के जीन्स को भी आप ऑल्टर कर सकते हो, या बाहर की फॉरेन स्पीशीज के जीन्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पर बीटी कॉटन में एक बैक्टीरिया के जीन्स को ऐड किया गया ताकि ये पेस्ट रेजिस्टेंट बन सके। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें आपकी नई वैरायटी ऑफ सीड्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। अब नई वैरायटी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन लेवल अच्छी हो सकती है। अब इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी आपके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी रहती है कि भाई पेस्ट से कैसे हम अपनी क्रॉप्स को बचाएं, क्योंकि इसके लिए हमारी बहुत सारी इनपुट खर्च होती है। एंड एग्रीकल्चर यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें। दैट्स व्हाई बायोटेक्नोलॉजी में मेजरली आपको एग्रीकल्चर के बारे में पूछा ही गया है एवरी ऑल्टरनेट ईयर। तो यहां याद रखना कि भाई पेस्ट जो है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेस्ट का अटैक झेल सकती है। तो यहां पर इन पेस्ट अटैक के कारण हमारे बहुत सारी इनपुट्स लगते हैं, जैसे आप वीडीसाइड्स यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, या आप कुछ भी लाइक केमिकल्स का यूज कर रहे हो, तो उससे ना केवल इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे, तो वो इनइफेक्टिव भी हो जाती है। तो इनपुट कॉस्ट आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप और ज्यादा स्प्रे करने लग जाते हो। इससे जो एग्रीकल्चर में आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन करते हैं, जो कि वन ऑफ द रीजन है कि इंडिया में किसानी में इतना पैसा क्यों नहीं है। तो सेम यहां पर अगर हम बात करें इसी तरह से पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये आप जीन एडिटिंग या बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीड आ गए, सीड के बाद पौधा आया, तो उस पर पेस्ट अटैक करते हैं, तो वहां पर आपका ये हेल्प कर सकता है। फिर एक प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज को लेके कि भाई फ्रीक्वेंटली आपको ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बनानी होगी। तो इस क्रॉप को बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं जीन्स में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, तो वो आपको ये बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हम एक चीज देखते हैं, राइस, व्हीट, ये जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं, ना केवल इसमें केमिकल का इनपुट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था, बल्कि इसके साथ आपको एडिशनली वाटर की रिक्वायरमेंट भी बहुत तेजी से इंक्रीज होती हुई दिखती है। अब यही कारण है कि आपको नदर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, चाहे आप पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, या वेस्टर्न यूपी की बात करें, आपको ग्राउंड लेवल डिप्लीट होता हुआ दिखेगा और केमिकल आइलैंड्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप ड्रॉट रेजिस्टेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप्स को भी यहां पर डिजाइन कर सकते हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप्स को भी डिजाइन कर सकते हो, जो इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट, चाहे आप जैसे पानी की रिक्वायरमेंट बोला तो वो कम हो जाएगी, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट अपने आप बन गई। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो एक्सेसिव वाटर यूजेस से आते हैं, आप उन चैलेंजेस को भी कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाओगे। तो यहां पर सीड्स में, पेस्ट कंट्रोल में, ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाने में, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने में, इन सब जगह पे आपका बायोटेक्नोलॉजी यूज हो सकता है। अब ये तो सारे पॉजिटिव की बात आ गई। अब कुछ कंसर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, ये जो जीन्स हैं, ये सभी के बारे में एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है आपका बायोडाइवर्सिटी पे, उसके अंदर बात की गई है, और इन्हें कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब कहा यह जाता है कि देखो, अगर आपकी कोई क्रॉप या कोई ऑर्गेनिज्म को आप जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हो, अब क्रॉस पॉलिनेशन और पॉलिनेशन जो नेचुरली चलता है, उसके कारण ये इन्वायरमेंट के अंदर बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं।
बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिवली इंपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ग्रीन रेवोल्यूशन का, अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने एक चीज देखी होगी, हमने एक पर्टिकुलर सीड वैरायटी को प्रमोट किया। अब सीड वैरायटी को जिसको प्रमोट किया, इसकी वजह से प्रॉब्लम यह हुई कि जो अलग अलग एरिया में, जैसे एमपी में शरबती मिलता है गेहूं का एक टाइप, वीट का एक टाइप, ऐसी लोकल वैरायटीज आपकी एक्सटिंक्ट हो गई है कुछ क्रॉप्स की, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर यानी मोनोकल्चर, एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप ही आप उगाने लगे हो। तो ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही तो हैं। अब ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आएंगी तो लोग सिर्फ उन्हीं का यूज करेंगे, तो लोकल वैरायटीज इससे घटती जाएंगी। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप मोनोकल्चर को देखें तो मोनोकल्चर के ऊपर पेस्ट का अटैक, इन्वायरमेंट का अटैक यानी इन्वायरमेंट का इंपैक्ट बहुत तेजी से होता है। तो मोनोकल्चर इज नॉट गुड फॉर लाइक जब आप इन्वायरमेंटल स्केल पे बात करते हैं, एक बड़े लार्ज स्केल पे बात करते हैं, तो वहां पर ये आपका सही यूजेस नहीं है किसी भी टाइप की क्रॉप के लिए। तो मोनोकल्चर को हमें अवॉइड करना है, तो बायोडाइवर्सिटी चाहिए, बट यहां पर क्योंकि आप एक ही जीन वैरायटी को प्रमोट कर रहे हो, तो बायोडाइवर्सिटी आपकी डिक्लाइन कर सकती है। अब जितनी भी आपकी रिसर्च होती है, जैसे अगर आप देखें अभी रिसेंटली धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। अब जहां पर अगर आप देखें तो 2 जजेस बेंच का एक डिसीजन आया था, जिसमें एक जज थे इस पक्ष में थे कि इसको रिलीज करना चाहिए, दूसरे वाले कहते हैं कि भाई नहीं, हमें प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए कि किसी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर ज्यादा नहीं पता है तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो यहां आपको यह समझना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन ये सीधा सीधा उसको वायलेट करता है। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप बात कर सकते हैं कि भाई देखो, इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, मतलब हम शॉर्ट टर्म टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर धारा मस्टर्ड की बात की जाए तो इसके लिए हमने क्या किया था, 3 सीजन्स तक इसे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में हमने उगाया और फिर समझने की कोशिश की कि इसका क्या इंपैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 10 ईयर, 15 ईयर, 50 ईयर्स और 100 ईयर्स, what possible outcome it can give, like for example अगर आपके पास कोई बढ़िया कंप्यूटर हो, आप इस तरह के स्टिमुलेशन क्रिएट कर सकते हो और इसके पॉसिबल इंपैक्ट 100 और 200 ईयर्स में क्या रहेंगे, तो इट कुड हैव बीन बेटर, बट नहीं है। तो अभी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे, बहुत ज्यादा इन्हें लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज बैकफायर करेगा। पॉपुलेशन को अगर प्रॉब्लम हुई तो इसका कोई भी मतलब रिवर्स नहीं है आपके पास, कि आप रिवाइंड बटन नहीं दबा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सिगरेट्स को यह कहा जाता था कि दे इंक्रीज पर्संस कंसंट्रेशन लेवल बहुत तेजी से बढ़ाता है। बट आज की डेट में आफ्टर लाइक 100 ईयर वी केम टू नो अबाउट दिस थिंग कि जो स्मोकिंग है वो कैंसर कॉज करती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट टबैको का हमें नहीं पता था, तो सेम चीज यहां पर यह भी हो सकता है कि भी इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ना पता हो हमें, और इससे आने वाली पीढ़ी में इम्यून सिस्टम या किसी और चीज में प्रॉब्लम आ जाए, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, एंड एटलीस्ट वी हैव टू बी वेरी प्रिकॉशनरी अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब देखिए, एक चीज यहां पर आती है इंडिया के खासकर कंटेक्स्ट में, राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑल्दो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि हम काफी सारी लाइक रेगुलेशंस वगैरह लाते हैं, बट ग्रास रूट लेवल पे कितना वो इंप्लीमेंट होता है, दैट इज अ क्वेश्चनेबल पार्ट। बट यस, इफ यू आर कंज्यूमिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, देन यू हैव एवरी पॉसिबल राइट दैट यू शुड नो आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है। अब यहां पर ये चीज नहीं होती हुई दिखती है, तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न जगाता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर आप ये सेम पॉइंट्स को रिपीट कर सकते हैं, मतलब ये सेम पॉइंट्स आप लिख सकते हैं विद एग्जांपल जो मैंने आपको कोट किए, एंड इवन आप इस फाइल के अंदर कुछ ऐसे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। देयर इज लाइक कि अगर इन जनरल एग्रीकल्चर के ऊपर आता है तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज धारा के ऊपर मैंने आपको बताया ना कि अभी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है, अभी शायद पिछले हफ्ते की बात है ये,
एंड अभी लार्जर बेंच को ये केस रेफर कर दिया है जिसमें हमारे चीफ जस्टिस जो हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो इस बात के ऊपर निर्णय लेंगे आने वाले समय में। तो आपको ये समझना होगा कि ये मैटर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड धारा वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जेनेटिक अप्रेजल कमेटी जो होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह से ये वर्क करती है एंड इसमें क्या शॉर्ट कमिंग है। मे बी एक डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के ऊपर कि भैया व्हाट आर द लाइक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको थोड़ा सा तैयार कर लेना, अपना एम्बिट बड़ा करके चलो, क्योंकि हो सकता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर 3-4 बारी क्वेश्चन आ चुका है, 5 बारी आ चुका है, तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ना आए। हाँ, इससे रिलेट करके कहीं ना कहीं एक कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, या आपसे ये पूछ ले कि इंडिया के अंदर जो लॉ है वो आपका किस तरह फंक्शन कर रहा है, क्या वो पूरा एफिशिएंट है कि नहीं। तो वो एक ब्रॉड थीम बन जाती है, बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट थीम बाय एंड लार्ज, इसके अंदर आपको ये सभी चीजों को पढ़ना था। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। देखिए, हेल्थ केयर के अंदर अगर हम बात करें तो आपको समझना होगा बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने। प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे वैक्सीन की डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, टाइमली नहीं डेवलप हो पाती है। अब चलो कोविड के टाइम पे थोड़ा टाइम लगा, बट यस वी वर एबल टू ओवरकम ये कोविड का जो फोबिया था, जो डर था, उससे ओवरकम कर पाए। अब ऐसे ही आपको कुछ बीमारियां देखने को मिलती हैं जो जेनेटिक नेचर की होती हैं। जेनेटिक नेचर इन द सेंस, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं कलर ब्लाइंड हूं एंड यहां पर एक्स जो क्रोमोसोम होता है, जो मदर से आता है, इस क्रोमोसोम में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मींस अगर बात की जाए, माय मदर वाज अ कैरियर, क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम थे ना, तो उनके अंदर ये डिफेक्ट विजिबल नहीं था। बट क्योंकि मेरे पास फॉल्टी ये एक्स क्रोमोसोम आया, तो बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ, आई एम अ कलर ब्लाइंड पर्सन। अब देखिए, यहां पर इस तरह की जो बीमारियां होती हैं बहुत सारी देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें, कई बार कैंसर को भी अगर आप देखें तो जेनेटिक नेचर इसमें कहीं ना कहीं रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। या आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो उनके वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है अभी हमारे सामने। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो इन सब में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी हेल्प कर सकती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार कार्ड थेरेपी काफी न्यूज में रही है, तो हो सकता है इसके बारे में आपसे पूछ ले टेक्नोलॉजी फ्रंट पे। अब दोनों टॉपिक को थोड़ा कंबाइन करके देख लेते हैं किस तरह की क्या चीजें और मेडिकल में क्या बेनिफिट रह सकते हैं, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कार्ड थेरेपी की बात करें तो कार्ड थेरेपी बहुत सिंपल सी है। मान लीजिए एक पेशेंट है, पेशेंट का नाम ले लेते हैं, नाम है इसका राजू। अब राजू को कैंसर है। हम क्या करते हैं, यहां पे राजू के ब्लड को बाहर निकालेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि चक्कू मार के, वो डॉक्टर पूरा प्रोसीजर करके ब्लड को बाहर निकालेगा। अब ब्लड निकालने के बाद हम इसमें से सेग्रीगेट करेंगे WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इन व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या करेंगे, हम इनको लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, ठीक है जी, लैब में लेके जाएंगे। लैब में इनके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक, आप ये कह सकते हैं कि एक कोडिंग कर दी हमने। कोडिंग इन द सेंस कि भाई हमने इनको थोड़ा ऑल्टर कर दिया। ऑल्टर करके सिर्फ इतना किया कि ये कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर सके और उसको एलिमिनेट कर सके। तो अब जब हमने अपने व्हाइट ब्लड सेल्स को इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऑल्टर कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, हम इन्हें लैब के अंदर ग्रो करते हैं एक सफिशिएंट नंबर में, और उसके बाद इसे वापस से पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब वह पर्टिकुलर इसी पर्सन के, देखो सबसे बड़ी बात जो आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आपको पर्सनलाइज्ड केयर मिल सकती है। मतलब पर्सन स्पेसिफिक। देयर माइट बी अ केस कुछ लोगों के अंदर कुछ बीमारियों के सिम्टम कुछ अलग होते हैं, बट अभी हम क्या करते हैं, वन साइज फिट ऑल पॉलिसी। अब जैसे आपको बुखार है, इंडिया में जनरली डॉक्टर क्या कहेंगे, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डोलो दे देंगे, अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम लगी तो एंटीबायोटिक दे देंगे। बट देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस बिकॉज ऑफ विच योर बॉडी इज नॉट फीलिंग गुड। बेसिकली जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी WBCs की वॉर चल रही होती है, मतलब किसी फॉरेन एंटीजन को हटाने के लिए लड़ाई चल रही होती है, तब फीवर आता ही है। अब इट कैन बी बिकॉज ऑफ एलर्जन,
It can be because of some kind of infection, urinary infection, or might be some other case. There are n number of reasons because of which you can get a fever, but usually what you see, डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन कहीं भी चले जाओ, ये दो चीजें, एक एंटीबायोटिक, एक आपको डोलो दे देते हैं. तो यहां पर वन साइज फिट ऑल पॉलिसी नहीं चल सकती. अब हम जब बात कर रहे हैं कि भाई एक पर्सनलाइज मेडिकल केयर की, तो वहां पर पर्सन स्पेसिफिक, आप अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप उसका जो पूरा ट्रीटमेंट चार्ट है वो डिजाइन कर सकते हैं. तो दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इन दिस. तो यहां इसका ब्लड अगर हम यूज कर रहे हैं तो पर्सनलाइज केयर की बात कर रहे हैं. दूसरी बात, यहां पर रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है. देखिए, एक बारी हो सकता है कि यूपीएससी रिजेक्ट कर दे, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको रिजेक्ट कर दे, बट यहां पर क्योंकि ये इसी की बॉडी से निकाले गए WBCs हैं, तो अगर हम किसी और की बॉडी से लेते तो माइट बी अ केस कि उन्हें फॉरेन एंटीजन मान के बॉडी रिजेक्ट कर सकती थी. जैसे होता है ना कि कई बार आप कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं एंड किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद बॉडी उसको भी रिजेक्ट कर देती कई बार. तो यहां पर वो रिजेक्शन के चांसेस कम है बिकॉज पर्सन की खुद की बॉडी से लिया गया. तो ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव हो सकता है. अब ये तो बात होगी कि भी कार्ड थेरेपी में वापस से इसको इंटर किया. अब इसमें क्या हो गया कि भाई ये जो आपकी बॉडी में जाएगा, WBC स्ट्रांग होंगे, कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करके उन्हें एलिमिनेट कर देंगे. दैट इज द कार्ड थेरेपी इन टोटल. बट यहां पर ये दो पॉइंट निकल के आते हैं, पर्सनलाइज केयर और रिजेक्शन के चांसेस. मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन विल बी एट पार, मतलब बहुत अच्छी देखने को मिलेगी. तो वो दो चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं. अब ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जीन्स के अंदर प्रॉब्लम होती हैं. अब इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग एक टर्म है, क्योंकि ये जीनोम सीक्वेंसिंग भी आपकी इस साल न्यूज में रही है. तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हेल्थ केयर में इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे. तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मेरे बाल है, बाल लिया, इसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और डीएनए की पूरी सीक्वेंस को हमने समझने की कोशिश की. जैसे मान लीजिए ये मेरे डीएनए थ्रेड है, सॉरी नॉट थ्रेड, इट्स थ्रेड. तो इसके अंदर मान लो ये पर्टिकुलर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ कलर दैट आई हैव, माय स्किन कलर. माइट बी दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ आई कलर दैट आई हैव. लाइक ये पार्ट मेरी बॉडी के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब डीएनए के अंदर कौन सा पार्ट का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, जीनोम सीक्वेंसिंग में वी टोटली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, कि भाई हम ये समझ सकें कि भाई डीएनए का कौन सा पार्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब इससे फायदा ये होता है कि आप मान लीजिए कोई भी जीन्स में अल्टरेशन हुई, म्यूटेशन देखने को मिली और उसके बाद कोई जेनेटिक प्रॉब्लम अराइज करती है. अब जैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ह्यूमन की, उसमें कुछ सिलेक्टिव लोगों को डायबिटीज क्यों होता है, वाई, लाइक ये माँ बाप को थी, उसके बाद बच्चों को आ सकते हैं, उनके बाद उनके बच्चों को आ सकते हैं. वाई इज इट सो? क्या यहां पर कोई जीन्स में ऑल्टरेशन हुई है? अगर जीन्स में ऑल्टरेशन हुई है तो क्या आने वाली पीढ़ी में हम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप यहां पर इंट्रोड्यूस होते हुए देखते हो. लाइक वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं. अब ऐसे ही एक एग्जांपल आप ले सकते हैं. चाइना में आज से कई साल पहले की बात है, एक साइंटिस्ट ने बिना किसी की परमिशन के जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी Cas9 का यूज करके एक दो ट्विंस के अंदर जीन्स को ऑल्टर कर दिया, जिसके बाद उनको HIV नहीं हो सकता. ऑल्दो इसके कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं कि नेचर के साथ आप खिलवाड़ कैसे कर सकते हो. लाइक नेचर इज सुप्रीम एंड अगर आप जीन्स के अंदर ऑल्टरेशन लाते हो तो कोई लॉन्ग टर्म उसका रेप्लिकेशन देखने को मिल सकता है या रिपरकशंस देखने को मिल सकता है. तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है. तो ये चीज कहीं ना कहीं हम निग्लेक्ट कर गए. बट यस, बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें तो कई सारी बीमारियों के लिए एक इफेक्टिव, खासकर जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए एक इफेक्टिव इलाज ये प्रोवाइड कर सकते हैं. अब कोविड के टाइम पे भी हमने ये देखा था कि भाई जो वायरस है उसके एक स्ट्रेन को हमने एक्सट्रैक्ट करके कहीं ना कहीं उससे मेडिसिन क्रिएट की. RNA टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, अगेन उसमें भी DNA यूज हो रहा है. अब DNA तक पहुंचने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तो यूज होती ही है. तो ओवरऑल अगर बात करें तो वैक्सीन की डेवलपमेंट में खासकर जो आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, तो उस चीज की प्रॉब्लम को, उस तरह की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारे को ये हेल्प कर सकती है. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर में इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है. बट उतने कंसर्न्स भी हैं. कंसर्न्स क्या है?
देखिए, अगर Cas9 की बात करें या इससे पहले भी कोई हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे जीन एडिटिंग में, दीज आर नॉट सेक्रोसेंट। बहुत आप ये नहीं कह सकते कि प्योर टेक्नोलॉजी है। आप जैसे अगर नॉर्मली एक कागज भी काट रहे हो तो कई बार कागज काटते हुए बिल्कुल प्रिसाइजली आप कट नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी और जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऑल्ट्रेशन आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है ना। तो दीज काइंड ऑफ कंसर्न कैन बी देयर, वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और कंजर्वेशन फ्रंट पे, इन्वायरमेंट फ्रंट पे, फ्लोरा फोना किसी भी तरह के स्पीशीज को अगर कंजर्व करना हो तो उनके जेनेटिक मेकअप्स को स्टोर कर सकते हैं। अभी वो हम बचा नहीं पाए, बट हो सकता है कि फ्यूचर में आप उनको बचाने के लिए कुछ यूज कर सकते हैं उनके डीएनएस को। तो दैट कैन बी द लाइक वेरियस पॉसिबिलिटीज में से एक वो भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बात करें तो इस तरह से आप इस पूरे टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। एंड मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अब पेपर आने ही वाला है। बट ये देखिए कि कुछ यहाँ पर आपको थीम्स के अकॉर्डिंगली, जैसे एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर मेडिकल केयर के अकॉर्डिंगली मैंने आपको फ्लो चार्ट्स भी प्रोवाइड करें। एंड अगर आप लास्ट में पहुंचेंगे ना इस टॉपिक के, तो बिल्कुल एंड में आपको यहाँ पे इस तरह के कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या थोड़ा डिटेल नोट्स, एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन एग्जांपल्स को एक बार ही पढ़ लेना। लाइक आई कैन नॉट से कि भाई लाइक ये एग्जांपल आप याद कर लेना, पर्टिकुलरली ये एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बट डेफिनेटली अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे पोल्यूशन एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं, इन्वायरमेंटल एंगल से आप किस तरह से यूज कर सकते हो। ऑयल जिपर के बारे में आपने सुना होगा। इट्स अ कॉकटेल ऑफ लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसको डेवलप किया था कि वो ऑयल के जो भी आपके स्ट्रेन्स वगैरह होते हैं लाइक पानी के अंदर या सॉइल के अंदर, उसको खत्म कर सकता है, तो ऑयल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वैसे बायो रेमेडिएशन में भी इसका यूज हो सकता है। लाइक प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करके हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। दैट कैन बी डन। लाइक इस तरह की चीजें हम करते भी हैं। तो वो चीजें आप यहां पर याद रखना कि भाई एक्चुअल में आपको यहां पर ये याद रखना है कि जो आपकी मेजर जो पॉइंट्स हैं, जो आपको जैसे कोट्स चाहिए या आपको एग्जांपल चाहिए, वो सभी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, सो दैट आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग किताबें पढ़ें, बट इस 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए आई टेल यू दिस थिंग, इसमें आपको इनफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसको आप कोट करके एग्जाम में इजीली 15 में से ऑन एन एवरेज 6 से 7 मार्क्स या इससे ज्यादा भी आप ला सकते हो। वो आपके राइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इस टॉपिक के अंदर इतना ही था। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया हो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट आपके आने वाले मेंस के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो लाइक साइंस, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स को लेके, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी VIVEK1810। दिस इज माय आईडी एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज माय लास्ट टॉपिक। अगर कोई और थीम मुझे ऐसी लगी जो कवर करनी चाहिए तो डेफिनेटली उस थीम के साथ मैं आपके साथ जरूर से कनेक्ट करूंगा। बट मेजरली ये वो थीम्स हैं जिसके ऊपर हमें आपके साथ डिस्कशन करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।